जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो ईवीएस में जो थीम्स हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है 6 थीम्स ब्रॉड में है, उसके बाद उनके अंदर भी सब थीम्स हैं। यहाँ पर आज हम इस सेशन में पर्टिकुलरली इनके बारे में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम न्यूमोनिक्स के साथ इसको सीखेंगे और साथ ही कितने ईजी तरीके से हम इसको याद कर लेंगे, आप इस वीडियो में इस चीज़ को देखेंगे। बट उसके पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के ठीक नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर रेड कलर से सब्सक्राइब जो है लिखा होगा, उसको एक बार प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थीम्स ऑफ ईवीएस। थीम्स मतलब किन किन कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो ईवीएस की जो आपकी टेक्स्ट बुक है या ईवीएस जो आपका है उसके क्या क्या थीम्स हैं, किन किन चीज़ों पे आधारित आप चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ब्रॉड थीम में कितने हैं? 6 हैं। ब्रॉड थीम में कितने हैं भाई? 6 थीम्स की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए 6 थीम्स में कौन कौन सा है। सबसे पहला फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप इसको ऐसे पढ़ने के बजाय रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले हमारे लिए इस दुनिया में क्या ज़रूरी है? फैमिली और फ्रेंड्स। अगर हमारा परिवार नहीं होगा तो क्या हम होते? नहीं होते। फैमिली और फ्रेंड्स, परिवार और दोस्त सबसे ज़रूरी होते हैं, पहला। नेक्स्ट फूड। अब भाई परिवार और दोस्त के साथ आप मिलकर खाएंगे क्या? खाना ही तो खाएंगे। देन फूड। उसके बाद खाना तो खा लिया, जीवन किस में है? जल ही तो जीवन है। अब खाना खा लेंगे और पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो इसीलिए वाटर। उसके बाद पानी भी पी लेंगे बट रहेंगे कहाँ? तो रहने के लिए जगह तो चाहिए। अब वो जगह का काम कौन करेगा? आपका शेल्टर। अब शेल्टर में रह लेंगे तो घर में कितने दिन रह पाएंगे? तो घर के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो घर के बाहर जब हम जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं? ट्रैवल करने वाले हैं। और ट्रैवल करते टाइम हम वो काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं, मतलब थिंग्स वी मेक एंड डू। क्लियर है? ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई नहीं। अब देखिए एक बार साथ में जो है रिमाइंड करिए। सबसे पहले आपके प्रायोरिटी लिस्ट में कौन है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। उनके साथ मिलकर खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। ठीक है, खाना खा लिया, पानी पी लिया, फिर उनके साथ रहेंगे। और फिर रहने के बाद अब भाई कितना घर में रहेंगे? अब बाहर भी जाएंगे तो शेल्टर करेंगे, मतलब ट्रैवल करेंगे। और उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू। न्यूमोनिक्स की बात करें तो न्यूमोनिक्स इसका काफ़ी इजी है। इसको आप स्टार्टिंग में 2 एफ से देखिए स्टार्ट होता है, लास्ट में 2 टी से, बीच में बस आपको WS करना है। ठीक है, FTWS आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये F पहले के दोनों में और लास्ट के दोनों में। उसके बाद आप चाहें तो इसको वेस्ट से याद रख सकते हैं, फिर लास्ट में आप एक ही टी का प्रयोग करें। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। देखिए मैं अलग से एक जगह लिख देती हूँ। देखिए क्या न्यूमोनिक्स है हमारा? FFTTWS। एक्चुअली पेपर में आपसे ना लाइन से लगाने को नहीं कहेगा कि आप इसको क्रम से लगाइए कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है। आपको ये याद रखना है कि जो ब्रॉड थीम्स है उसमें 6 हैं और उस 6 में यही लोग हैं। ये आपसे पूछेगा, जैसे पूछ सकता है कि इसमें से किसका सब थीम नहीं है, ये अभी हम आगे देखेंगे। और कौन सा थीम है तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2 या 3 इस हिसाब से। तो पहला F किसको डिनोट कर रहा है? आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को। सेकेंड आपका किसको डिनोट कर रहा है? फूड को, जो खाना है। थर्ड आपका W किसको डिनोट कर रहा है? वाटर, क्योंकि बिना पानी के तो कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद शेल्टर को देखेंगे। फिर उसके बाद एक जो पहला आपका टी है वो ट्रैवलिंग को शो कर रहा है और लास्ट का टी जो है वो थिंग्स वी मेक एंड डू। देखा आपने कितना ईजी है थीम्स को रिकॉल करना और रिमेंबर करना। ठीक, तो ये तो आपके रहे थीम्स। तो मेन थीम कितना है? 6। अब बात करते हैं सब थीम की। तो सबके जो आपने 6 अभी पढ़े, सबके सब थीम नहीं है, उप थीम सबका नहीं है, कुछ के ही हैं। जैसे परिवार बड़ा होता है, उसमें दोस्त भी होते हैं, तो उसका सब थीम है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स का सब थीम है। कभी कभी दे देता है कि इसमें से कौन सा सब थीम है, तो आप सिर्फ थीम याद रखिए और किसका सब थीम है वो याद रखिए, आंसर आप कर लेंगे। क्वेश्चन को हम करते टाइम आपको बताएंगे भी, ईजी रहता है। थीम 6 आपने याद कर लिया, आपका काम हो गया, समझिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स में देखिए सब थीम क्या है? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स। ठीक, ये 4 इसके सब थीम है, किसके? फैमिली और फ्रेंड्स के। देखिए इसमें ना कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपके 2 सब थीम है ना, तो एटलीस्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स में देखिए रिलेशनशिप आएगा। तो अगर रिलेशनशिप आपसे पूछेगा तो आप फूड के सब थीम में थोड़े जाएंगे, आप जब भी जाएंगे तो फैमिली में ही जाएंगे। खेलेंगे और जो है काम किसके साथ करेंगे? फैमिली के साथ ही। एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों याद रखिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत ही आते हैं, जो ये सब थीम है। प्लांट्स एंड एनिमल मेन थीम नहीं है, सब थीम है ये। ठीक है, सब थीम, और किसके अंदर आ रहे हैं? फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंतर्गत आ रहे हैं। नेक्स्ट है फूड।
फूड के अंदर भी आपका जो है सब थीम आता है, जिसमें टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकिंग, प्रिजर्विंग टेक्निक, फार्मर एंड हंगर। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके खाने से ही संबंधित हैं। टेस्टिंग या उसका पचना, डाइजेस्टिंग, कुकिंग या प्रिजर्विंग टेक्निक, किस प्रकार से हम उसको बचा कर रख सकते हैं, फार्मर एंड हंगर, दीज ऑल आर द सब थीम्स फॉर फूड। तो ब्रॉडर थीम कौन है भाई, फूड। तो देखिए ये जितने भी हमारे सब थीम हैं, इसमें से जो दोनों एफ है इनके ही सब थीम अवेलेबल हैं, एक तो फैमिली एंड फ्रेंड, एक तो फूड। तो अगर फैमिली एंड फ्रेंड की बात करें तो आप उसमें किनको लाएंगे, रिलेशनशिप को लाएंगे, प्लांट्स को लाएंगे, एनिमल्स को लाएंगे, इनको लाएंगे। फूड की बात करें तो कुकिंग हो गया, प्रिजर्विंग टेक्निक हो गया, डाइजेस्टिंग हो गया, टेस्टिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा किसी का भी जो है आपका सब थीम अवेलेबल नहीं है भी तो पूछता इतने का ही है, आपका सब थीम जो आपके उसमें दिया है वो इतने का ही है। अब देखिए फ्यू पेडागोजिकल पॉइंट्स। पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चे को आपको रखना है, बट उसके अलावा भी देखिए पहली चीज़, एनसीईआरटी पुट थीम्स इन ईवीएस देन चैप्टर टॉपिक्स। तो एनसीईआरटी जो है वो ईवीएस में थीम को रखा हुआ है, जो 6 थीम अभी आपने पढ़े और 2 के सब थीम पढ़े, तो ईवीएस के अंदर आपको जो चैप्टर और टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं ना, उसके बजाय ये लोग थीम पर वर्क करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अभी आपको देता है, आपको लॉन्ग में देगा, क्यों, टू डेवलप अ डीप, एक आपको गहरी समझ एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच थीम, ताकि आपको एक गहरी और जो अंतर संबंधित है ना, एक थीम दूसरे थीम से जैसे संबंधित है, उसके बारे में आपको सही सही जानकारी हो, उसके बारे में सही से ज्ञान हो, और वो ज्ञान धीरे धीरे आपके अंदर विकसित हो। इसके कारण से ईच थीम बिगिन विथ अ फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ क्वेश्चन है। ईच थीम बिगिन विथ अ की क्वेश्चन इन अ लैंग्वेज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। आप देखेंगे कि जैसे ही हर एक थीम स्टार्ट होती है तो हर एक थीम के स्टार्ट होते ही एक की क्वेश्चन पूछा जाता है, की क्वेश्चन, और वो भी उसकी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज बच्चों के लिए सुटेबल होती है। मतलब उसमें कोई टॉक दिखाएगा जिसमें बच्चे ही आपस में कार्टून बना हुआ है, बात करें कि अच्छा ऐसा होता तो ऐसा क्यों नहीं होता, या ऐसे क्यों होता है, या तुमने कभी सोचा है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन के साथ इन जो है स्टार्ट होता है हर एक थीम, ठीक। हर एक थीम कैसे स्टार्ट होता है, की क्वेश्चन के साथ। टीचर सेंसिटिव ऑन डिफरेंस। अब टीचर को कहाँ कहाँ पे संवेदनशीलता रखनी चाहिए, कहाँ पे उसके साथ काम करना चाहिए। पहला है जेंडर के साथ, क्लास, कल्चर, लैंग्वेज, जोग्राफिकल कंडीशन एंड लोकेशन, रिलीजन एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर टीचर को सेंसिटिव रोल प्ले करना होता है। जैसे जेंडर है तो आपको जेंडर की तरफ काफ़ी ज़्यादा आपको सेंसिटिव रहना है, क्या आपको बायसनेस शो नहीं करनी है क्लास में, ठीक। कल्चर, कोई बच्चा किसी भी कल्चर से आ रहा है उसके बेसिस पे आप उसके साथ बायस नहीं होंगे। लैंग्वेज, बच्चा कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, हो सकता है 90% ऑफ द क्लास हिंदी बोल रही है, कुछ बच्चे उसमें जो है कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन 10% बच्चों के साथ आपका बिहेवियर अलग होगा। जोग्राफिकल कंडीशन, कोई कैसे भी टेरेन से आ रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लोकेशन उसका घर कहाँ पे है या उसका धर्म क्या है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर टीचर को क्या रहना है, बहुत ही सेंसिटिव रहना है। ऐसे डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करना होता है और बच्चों को एक्सेप्ट करना है जो भी चीज़ें वो अपने घर से लेकर के आते हैं। क्लियर है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, फिर वही बात आ रही है कि आपको सेंसिटिविटी रखनी है, बट इसका भी ख्याल रखना है कि भाई यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि वो जो अनेकता है उसी में आपकी एकता समाहित है, उसी में देश की एकता समाहित है। अब देखिए इवैल्यूएशन ऑफ कोर्स शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इवैल्यूएशन असेसमेंट से बार बार क्वेश्चन आता है और अब तो एनईपी 2020 से भी आता है। तो एनईपी के ऊपर हमने सेशन करा भी हुआ है, हम रिसेंट में भी जो है एनईपी के ऊपर सेशन आपका करेंगे, क्योंकि इससे अब क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं और आने भी चाहिए भाई, इंपॉर्टेंट है, सबको उसके बारे में जानना भी चाहिए। तो जो इवैल्यूएशन है, जो आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, ईवीएस जो बच्चा पढ़ रहा है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए ये लोग भी सीसीई के प्रमोटर माने जाते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर हम फॉर्मेटिव और सबमेटिव असेसमेंट की बात करें तो कौन सा असेसमेंट बेस्ट है बताइए। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ट है, जहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। सबमेटिव कब होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, जबकि हमें ड्यूरिंग सेशन एंटायर टाइम जो है बच्चे का असेसमेंट करना होता है। एंड द चाइल्ड शुड बी असेस्ड एज शी और ही, ठीक है। अब बच्चे का जो असेसमेंट करेंगे, किसकी बात हो रही है यहाँ पर्टिकुलरली, ईवीएस की। तो आप ईवीएस में कैसे बच्चे का असेसमेंट करेंगे, अब वो देखिए।
बच्चा क्या देख रहा है, व्हाट ही ऑब्जर्व, वो चीज़ों का अवलोकन कैसे कर रहा है, क्या बारीकी चीज़ें देख पा रहा है, वो कैसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, पूछ भी रहा है या फिर बस बैठा हुआ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्या वो ड्रॉ कर रहा है और क्या वो अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है। ये सारी चीज़ें दिखा रहा है कि बच्चा उस क्लास में या आपके लेक्चर में कितना पार्टिसिपेटिव है। अगर उसको कन्फ्यूजन होगा तो वो बात करेगा, उसको समझ में आएगा तो वो कम्युनिकेट भी तो करेगा, क्योंकि वो जो प्रोसेस स्किल्स हमने पढ़ी है प्रीवियस वीडियो में, उसमें भी जो 6 प्रोसेस स्किल्स थी उसमें से भी तो बच्चे ने कुछ ना कुछ सीखा ना, कम्युनिकेट करना सीखा, इन्फर करना सीखा, तो वो उसका यूज़ करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पे। तो आप जो उसके प्रोसेस स्किल्स हैं जब वो बच्चे के अंदर दिखें, दैट इज़ द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन इन द ईवीएस सेक्शन। क्लियर? मैप एंड डायरेक्शन, देखिए मैप एंड डायरेक्शन की आपको इसी ईवीएस के प्लेलिस्ट में मिलेगा। सीटेट ईवीएस का जो है कि मैंने बहुत इजी तरीके से मैप का, बिल्कुल जिसको बेसिक भी, अगर आप डरते हैं ना मैप से कि भाई ये तो मुझे पता ही नहीं है, मैप तो मुझे आता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक से मैंने बहुत अच्छे से मैप की जो है क्लास ली है, आप उसको जाकर देखिए। और मुझे पूरा जो है यहाँ पर है कि अगर आप उस क्लास को देखते हैं, मैप की जितनी भी क्लासेस हैं, फिर आपको ये कन्फ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। सीटेट क्या, आगे भी आप कोई भी पेपर देते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल का, अगर मैपिंग से क्वेश्चन आता है तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक, काफ़ी उसमें जो है मेहनत लगाए, फिर भी आप बेसिक, आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, वो ज़रूरी भी है। देखिए, दिस विल बी ईस्ट, दिस विल वेस्ट, दिस विल नॉर्थ एंड दिस विल साउथ, ये एकदम बेसिक है, इसको दिमाग में रखिए तो बाकी क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे, ये आपका 30% काम इजी करता है। इंडिया की बात करें तो अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल किधर किधर है साइड, ये आपको पता होना चाहिए, तो एकदम बेसिक है। नहीं पता है तो वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि सीटेट के पेपर में आप इससे बच नहीं पाएंगे। और ये मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे भागेंगे इससे तो आप आगे नहीं बच पाएंगे, भाई सुपर टेट देना ही देना होगा आपको, आगे जाएंगे कब तक भागेंगे, तो उससे भागिए नहीं, उसको फेस करिए। इजी टर्म है, कुछ भी नहीं है, एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर दिस इज़ इंडिया, ये हमारा इंडिया है, ये वाला जो इसका इंडिया का पार्ट होता है वेस्टर्न, यहाँ पे अरेबियन सी होता है, क्या होता है, अरब का सागर, अरेबियन सी। यहाँ पे होता है बे ऑफ बंगाल, क्या होता है भाई, बे ऑफ बंगाल। याद करने का तरीका देखिए, हम लोग जब भी अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो ABCD ऐसे ही तो लिखते हैं, इधर से इधर ही, तो पहला कौन है, A, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, A से, अरब सागर, A इधर है और B, बे ऑफ बंगाल इधर, B इधर, तो A इस साइड लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं लेफ़्ट टू राइट, और B आपका उसके बाद आएगा। ठीक है, ये तो याद करने का। और नीचे कौन है, इंडियन ओशन, ठीक, यहाँ पे कौन है आपका, इंडियन ओशन है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत ईजी और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगी क्लासेस, आपने नहीं देखी तो उसको जाकर देखिए। नेक्स्ट इज़ योर NCF रिकमेंडेशंस, मैनी ए टाइम हम इसको डिस्कस किए हैं, यहाँ पर भी करेंगे। NCF के 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स, NCF की भी आपको EVS में मिल जाएगा कि क्या क्या उसके मेन इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या कहता है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बना NCF 2005, सबसे महत्वपूर्ण वही है, ये चौथा NCF था आपका 2005 वाला। इसमें इन्होंने कहा है कि स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि स्कूल को ये कोशिश करनी है कि स्कूल की जो लाइफ है वो बच्चे के आउटसाइड द लाइफ के जो है उससे लिंक हो। बच्चे को ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि भाई स्कूल में तो हम क्या ही पढ़ रहे हैं, किसका लॉ पढ़ रहे हैं, और स्कूल के बाहर की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, कनेक्शनिज्म की थियरी यहाँ पर आपको लानी कि कनेक्टिंग होना चाहिए। डिमिनिश द गैप, किसके गैप को कम करने की बात की जा रही है यहाँ पर, स्कूल, होम, कम्युनिटी, ये तीनों बच्चे को एक जैसे लगने चाहिए। बच्चा जो चीज़ वहाँ सीख रहा है उसको अपने कम्युनिटी में यूज़ करे, घर में यूज़ करे, और घर की सीखी हुई चीज़ों को स्कूल में जाकर के बताए। सो इनके गैपिंग को हमको कम करना है, इनके बीच में जो गड्ढा गहरी खाई है उसको कम करना है। डिस्करेज द बुकिश लैंग्वेज एंड रोट लर्निंग, डिस्करेज द बुकिश लैंग्वेज का मतलब आप समझ रहे हैं, किताबी भाषा को आपको नहीं प्रमोट करना है एज अ टीचर, बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट यहीं पे बना लीजिए। टेक्निकल टर्म्स, डेफिनेशंस आपको बच्चे को नहीं देना है, बच्चे की ओन डेफिनेशन चल जाएगी, आप खुद से समझा रहे हैं वो चल जाएगी, बट डेफिनेशंस, टेक्निकल टर्म्स को बिल्कुल अवॉइड करना है निगेटिव टैग वर्ड के रूप में, इसको पहले ही अलग कर लीजिए। रोट लर्निंग तो दूर से देखते ही उसको गलत है वो ही समझ लीजिए। ठीक, प्रमोट रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग, बहुत सही बात है, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग को प्रमोट करना है। टेक्स्ट बुक ऑफ EVS, इससे तो भाई क्वेश्चन आता ही आता है।
टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस में देखिए यहाँ लिखा हुआ एकदम साफ साफ, अवॉइड डिस्क्रिप्शंस, व्याख्या नहीं देनी है, बच्चे छोटे हैं, व्याख्या नहीं देनी है। टेक्निकल टर्म्स डेफिनेशंस का यूज़ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शंस को अवॉइड करना है, टेक्निकल टर्म्स डेफिनेशन को नहीं यूज़ करना है। अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट द आइडिया ऑफ डिस्करेज रोट लर्निंग, डिस्करेज रोट लर्निंग को क्या करना है, मोटिवेट करना है? जी नहीं, उसको डिस्करेज करना है। अवॉइड जेंडर बायस, जेंडर बायस को प्रमोट करना है? बिल्कुल नहीं, बायसनेस आपको करनी ही नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं करनी, तो उसको भी हमको अवॉइड करना है। हेल्प अस इन अचीविंग द चाइल्ड सेंटर्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन आउटलाइन इन एनईपी 1986, और इसकी मदद से ये क्या काम करने की कोशिश करें कि भाई जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बात की गई थी ना सबसे पहले एनईपी 1986 में, उसको अचीव करने की कोशिश की जा रही है इन सब के माध्यम से। तो आपने एनसीएफ को देख लिया, इसके साथ ही जो भी आपके थीम्स थे आपने उसको देख लिया, और कुछ पेडागोजिकल पॉइंट्स को यहाँ पर हमने कवर किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम से भी क्वेश्चन आता है, और थीम के साथ साथ जो मैंने आपको बताया है उससे भी क्वेश्चन आता है, जो अभी हम लोग डिस्कस करें हैं कि एनसीएफ की क्या डिमांड है, टेक्स्ट बुक ईवीएस के कैसे हैं। तो इस सेशन में आपने बहुत कुछ नया जाना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को जाना है। उम्मीद है मुझे कि सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।